सुबह 7 बजे अक्षत ग्रे रंग के ट्रैक सूट में जॉगिंग करता हुआ महल से बाहर निकल आया था। हल्के कोहरे की वजह से नमी वाली सर्दी उसे भी महसूस हो रही थी। उसे गेट की तरफ भागते देख सत्तू के साथ बैठे एक और गार्ड ने तुरंत जाकर लोहे के गेट को पूरी तरह खोल दिया। अक्षत जब उनके पास से गुजरा तो वे दोनों एकदम सीधे खड़े होकर उसे सलामी देने लगे। अक्षत ने एकदम से वहीं रुककर कहा, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो भाई? सर्दी का मौसम है, आराम से बैठो। यह सुनकर एकदम सीधे खड़े सत्तू ने कहा, नहीं सर, मैं तो पहले से ही पछता रहा हूं कि राजघराने के एक सदस्य को पहचान नहीं पाया और बहस करने की अशिष्टता कर बैठा। अब और गलती करने के मूड में नहीं हूं। अक्षत खड़े होकर उससे बहस करने के मूड में नहीं था। वो दौड़ता हुआ महल परिसर के बाहर निकल गया और सड़क की ऊपरी ढलान की तरफ जाने लगा। सबसे पहले उसे मोंटी चाय वाले की दुकान नजर आई, जिसे वो आकर बस खोल ही रहा था। मोंटी और उसका छोटा भाई धीरू मिलकर दुकान खोल ही रहे थे कि दौड़ते हुए अक्षत को देखकर अपने सारे काम छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो गए। सुबह की सर्दी की वजह से उन्होंने मोटे स्वेटर के ऊपर शॉल तो ओढ़ ही रखी थी और साथ में ऊनी टोपी भी पहन रखी थी। अक्षत ने उन्हें हाथ जोड़ते देखकर पहले पीछे मुड़कर देखा। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो वो समझ गया कि वे उससे ही प्रणाम कर रहे हैं। अक्षत तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, क्या हुआ भैया, आप मुझे देखकर ऐसे क्यों खड़े हो गए हैं? मोंटी याचना भरे स्वर में बोला, आप राजवंश से हैं मालिक, और हम आपकी प्रजा। बस हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अक्षत थोड़ा और पास जाकर बोला, अरे भैया, ये सब बातें मत कीजिए। सिर्फ राजवंश का होने का मतलब ये नहीं है कि कस्बे के सभी लोग हम लोगों को उसी नजर से देखें जैसे हमारे पूर्वजों को देखते हुए आ रहे हैं। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मैं राजवंश से हूं? मोंटी के बगल में खड़ा धीरू बोला, अरे मालिक, इस बंदूक की गोली जितने बड़े कस्बे में कोई बात फैलने में समय थोड़ी ना लगता है। हमें तो यह भी पता है कि आप वीणा जी के बेटे हैं और कल आपको भूरा भैया के आदमी टीकम ने यहां तक छोड़ा है। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें? हाँ, पूछिए। मोंटी के चेहरे पर हल्का सा भय भी था, लेकिन यह भी जाहिर था कि वो अपनी जिज्ञासा को छुपा पाने में असफल था। उसने दबी आवाज में पूछा, भूरा भैया की आपके परिवार से सुलह हो गई है क्या? नहीं, मतलब हमने कल देखा था कि उनका खास आदमी टीकम आपको महल तक छोड़ने आया था, बस इसीलिए पूछा। अक्षत गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, सच बताऊं तो यहां आने से पहले मैं जानता तक नहीं था कि भूरा यानी भंवरसेन कौन है, लेकिन अब मुझे पिछली पूरी कहानी पता है। खैर, ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि आपकी चाय की दुकान है क्या? जी मालिक। मोंटी चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए बोला, दुकान बहुत बढ़िया लोकेशन पर है। यहां लोकल या शहर के बाहर से लोग आते तो महल देखने हैं, लेकिन चाय पीकर जाते हैं। महल की वजह से धंधा अभी तक मंदा नहीं हुआ है। बस एक दिक्कत है कि रात को जल्दी दुकान बढ़ानी पड़ती है। भूत प्रेत की अफवाहें जो है महल के बारे में। अफवाहें? अक्षत का माथा ठनका। उसने पूछा, कैसी अफवाहें? धीरू हैरानी से बोला, अच्छा, आपको वो कहानी नहीं पता क्या कि कैसे राजा आलोक सिंह की शक्तिशाली आत्मा को मशहूर तांत्रिक देवेंद्र गमथियाल ने महल में ही तीसरी मंजिल पर कैद कर दिया था? नहीं तो। अक्षत ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कहानी क्या है? धीरू ने आगे बताना चाहा, लेकिन मोंटी ने उसे रोककर कहा, चुप कर। अब अबे, आगे की कहानी मैं मालिक को बताऊंगा। राजवंश के लोगों की सेवा करने का थोड़ा मौका मुझे भी मिलना चाहिए। उसके बाद मोंटी ने अमर सिंह का राज्याभिषेक न होने के कारण क्रुद्ध हुई आलोक सिंह की आत्मा के इस लोक में लौटने वाली पूरी कहानी संक्षेप में अक्षत को सुना दी। धीरू बुरा सा मुंह बनाए उसे कहानी सुनाते देखता रहा।
अक्षत कहानी का अंत सुनकर मुस्कुराकर बोला, ओह, यानी कि राजा आलोक सिंह की आत्मा गुस्से में इसलिए लौट कर आ गई क्योंकि इस पीढ़ी ने राजवंश के रूप में आगे अपने कर्तव्यों को निभाने से मना कर दिया था, और उसके बाद किसी सस्ते तांत्रिक ने उसे तीसरी मंजिल पर कैद कर दिया। कहानी बढ़िया है। वैसे ये कहानी किसी 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्म की जैसी लग रही है। मोंटी गंभीर होकर बोला, अरे आपको मजाक लग रहा है? यहां लोगों ने रात के समय महल के पास गुजरते वक्त कई बार तीसरी मंजिल से अजीब सी आवाज आती सुनी है। हम लोग एक बार 8 बजे जब महल की तरफ से गुजरे तो हमें लग रहा था कि कोई तीसरी मंजिल से हमें देख रहा है। उस दिन मैंने और धीरू ने पूरी ताकत से जो साइकिल चलाई वैसी आज तक नहीं चलाई। अक्षत मोंटी की आवाज में डर महसूस कर पा रहा था। उसे आगे इस मामले में उन दोनों से बहस भी नहीं करनी थी, तो उसने इस मुद्दे को थोड़ा भटकाना ही उचित समझा। वो दुकान की तरफ देखता हुआ बोला, जल्दी दुकान खोलिए, मैं थोड़ी देर में जॉगिंग करके आ रहा हूं, यहीं पे चाय पीऊंगा। मोंटी हैरानी से बोला, आप यहां चाय पिएंगे? हाँ, क्यों, क्या हो गया? आप तो राजवंश से हैं ना? आप भला कहां छोटी मोटी दुकानों पर चाय पीते होंगे? अक्षत वहां से पटेल बाजार की तरफ बढ़ता मुस्कुराते हुए बोला, आधे घंटे में लौटकर चाय पीऊंगा। अब गुनगुनी धूप होने लगी थी। अक्षत जब पटेल बाजार की तरफ गया तो देखा कि कुछ दुकानें बंद थीं, जबकि कुछ दुकानों के शटर ऊपर उठ चुके थे। वो दौड़ते हुए जहां भी जा रहा था, सड़क पर खड़े इक्का दुक्का लोग उसे ही देख रहे थे। कारण उसे अच्छी तरह से पता था, लेकिन ये सब उसे अजीब लगने लगा था। वो दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ा ही था कि दाईं तरफ से आती गर्म जलेबियों की मीठी मीठी सुगंध उसके नथुनों में प्रवेश कर गई। उसका ध्यान अनायास ही दुकान के बाहर बैठे उस पहलवान जैसे व्यक्ति पर गया जो जलेबियों को तलकर बाहर निकाल रहा था। उसने जैसे ही अक्षत की तरफ देखा, तुरंत जलेबियां तलना छोड़कर उसके पास पहुंचा और सड़क पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने लगा। अक्षत उसकी इस अप्रत्याशित हरकत पर एकदम से बदक कर बोला, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सर्दी है, ठंड लग जाएगी, चलिए उठिए। उस व्यक्ति के मुंह से कुछ नहीं निकला, वो बस नीचे ही झुका रहा। तभी दुकान पर खड़े बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, अरविंद बोल नहीं सकता बेटे, उसके पास राजवंश के प्रति कृतज्ञता को दिखाने का यही एक तरीका है। बाकी लोग तुमको बोलकर बता सकते हैं कि राजघराने के होने के कारण वो तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, लेकिन ये बेजुबान बस यही कर सकता है। अक्षत अपने कदमों पर झुके अरविंद को उठाते हुए बोला, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाकर अपना काम करें। अरविंद उसकी बात मानकर वापस अपनी जगह आकर बैठ गया और जलेबियां तलने लगा। अक्षत दुकान के अंदर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, आखिर अब राजवंश का सम्मान करने की वजह क्या है? सबको पता है कि राजघराने के जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सबको बस महल किसी तरह से बिकवाकर पैसे लेना है। ये सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आपके शासक नहीं हैं, फिर भी इतना सम्मान देने की वजह जान सकता हूं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम सुरेंद्र अरोड़ा है और तुम्हारे नाना के शासनकाल से यहीं पर हूं। इस राजवंश ने आलोक सिंह के अलावा भी कई पराक्रमी राजा दिए, जिन्होंने सकारी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। बस इतिहास में आलोक सिंह का नाम अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने समय के बेहद शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य से लोहा लिया था और उन्हें पीछे ढकेल दिया था। तुम लोग अपने पूर्वजों की राह पर भले ही नहीं चल रहे, लेकिन हो तो तुम आखिर राजवंश से ही। इस राजवंश की वजह से ही कई बार नरसंहार होते होते रह गए, वरना आज जो लोग अपने बाप दादा के जमाने से यहां रह रहे हैं, उनका नामो निशान तक नहीं होता। ना जाने कितनी बार अन्य छोटे राज्यों के साथ मिलकर सकारी ने शत्रु राज्यों की सेना को सीमा पर रोका। जिसको सही से थोड़ा सा भी इतिहास पता होगा, वो खुद को कृतज्ञता से अभिभूत होने से रोक नहीं पाएगा।
अब आपके पूर्वज तो रहे नहीं, इसलिए लोग आप लोगों को वही दर्जा देना चाहते हैं। जहां तक महल बिकने की बात है, तो सबको पता है कि अलग-अलग राज्य की सरकारों और राजघरानों में महलों को ऐतिहासिक संपत्ति घोषित किए जाने का विवाद चल रहा है। लैंड सीलिंग एक्ट की गाज इन महलों पर गिरी है, इसलिए मजबूरी में महल को बेचा जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए यह अनुभव एकदम नया है, इसलिए तुम्हें बेहद अजीब भी लग रहा है। लेकिन इन लोगों के इस व्यवहार को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है। बेहतर होगा कि जितने भी दिन यहां हो, इस सम्मान की आदत डाल लो। आगे क्या? अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया सुरेंद्र अंकल, अब मैं चलता हूं। सुरेंद्र बोले, अरे कहां चले? रुको, ताजा जलेबी खिलवाता हूं। मेरा बेटा बलविंदर भी दुकान के किसी काम से कहीं गया हुआ है, वरना तुम्हें उससे मिलवा देता। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन महल की डील वही करवा रहा है। अक्षत बोला, ओह, अगर ऐसा है तो मैं उनसे महल में ही मिल लूंगा। जलेबी भी किसी और वक्त खा लूंगा, अभी महल की तरफ निकलता हूं। ठीक है, लेकिन दोबारा जलेबी खाने आना जरूर। जी अंकल, वादा रहा। इतना कहकर अक्षत वापस जॉगिंग करता हुआ जहां से आया था उसी दिशा में जाने लगा। 8 बजे तक कुछ कुछ भीड़ होना शुरू हो गई थी। कस्बे में कुछ ऐसे इलाके थे जहां सुबह के समय सबसे ज्यादा चहलकदमी देखने को मिलती थी। ऐसी एक जगह थी पटेल बाजार, तो दूसरी जगह थी राजा आलोक सिंह चौक, जहां चौराहे पर राजा आलोक सिंह की असल कदकाठी वाली मूर्ति लगी थी। वे दाएं हाथ में तलवार पकड़े शान से खड़े थे और पीठ के पीछे की ढाल टंगी हुई थी। मूर्तिकार ने अपनी तरफ से मूर्ति को अच्छा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस चौराहे से थोड़े ही आगे पटेल बाजार से अनुपात में थोड़ा एक छोटा और बाजार था, जहां तरह तरह की दुकानें थी। लेकिन इस जगह दुकानें पटेल बाजार की तरह आसपास जंगलों से घिरी हुई नहीं थीं। ये कस्बे उन कुछ इलाकों में से थे जो जंगलों से पूरी तरह कटे हुए थे। अन्यथा यहां मकानों के साथ घनी झाड़ियां हर दूसरी तीसरी जगह देखने को मिल जाती थीं। वहां एक बड़ी दुकान के पास सफेद शर्ट के ऊपर काली जैकेट पहने बलविंदर अपने चिर परिचित काला बैग हाथ में थामे खड़ा दुकान के मालिक से बहस कर रहा था। अरे पांडे जी, सही दाम लगाइए ना। आपसे कोई पहली बार तो माल लिया नहीं जा रहा कि आप थोड़ा बहुत मोल भाव नहीं कर सकते। दुकान पर खड़े पांडे जी मुस्कुराकर बोले, यही तो हम भी कह रहे हैं ना भैया, पहली बार तो माल नहीं ले जा रहे हो, फिर तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑलरेडी तुमको दाम घटाकर बताया जा रहा है। बलविंदर थोड़ा खींचते हुए बोला, कहां ठंड के समय आप फालतू बहस करवा रहे हैं पांडे जी? आपसे बोरी भरकर मैदा और आटा हमेशा से लिया जाता रहा है, अब आप ऐसे। अचानक से बलविंदर की नजर दूसरी तरफ घूम गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। पांडे जी ने कहा, क्या हुआ? बात तो पूरी करो। बलविंदर के चेहरे पर असमंजस्य के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसने कहा, आप एक काम कीजिए, 2-2 किलो आटा और मैदा कर दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा। अरे कहां चल दिया अचानक से? मैं दाम कम नहीं करने वाला। हां हां, जितना लगाना है लगा लीजिए भाई, मैं आता हूं 2 मिनट में। इतना कहकर बलविंदर तेजी से दाईं तरफ निकल गया। अमृता मोटी ऊनी काली जैकेट और सफेद टोपी पहने अपनी ही एक हम उम्र दोस्त के साथ बाजार में घूम रही थी। उसने अपनी दोस्त से पूछा, तुझे ठंड नहीं लगती? यकीन मान, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। स्मृति उसकी बात मानकर वहां से चली गई। उसके जाते ही बलविंदर थोड़ा आगे बढ़कर बोला, तुम वापस कब आई? कल ही आई थी, अमृता ने सपाट चेहरे के साथ कहा। वैसे आने का मन तो नहीं था, लेकिन लंबी छुट्टियां थीं और सभी दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे, तो मैं अकेले हॉस्टल में रुककर क्या करती?
बलविंदर ने धीमी आवाज में कहा, देखो अमृता, हमारे बीच जो कुछ भी था, मुझे उस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। अमृता एकदम से बोली, तुम तो मेरे जाते ही मेरी दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे बिल्लू। वैसे तो रोज फोन पर 10 तरह की शायरियां भेजते थे, लेकिन तुम्हारा असली रंग तो कुछ और ही था। लेकिन फिर हमारा ब्रेकअप हो गया था। बलविंदर बोला, तुम्हारी उस दोस्त को मैं रास नहीं आया। आते भी कैसे? फिर तुम्हारा दिल किसी और लड़की पर आ गया होगा। तुम्हारे जैसे लड़के किसी एक लड़की के साथ वफादार रह ही नहीं सकते। पहले मैं अपने पिता से नाराज थी, क्योंकि उन्होंने हमें अलग कर दिया था। लेकिन जब पता चला कि तुम इस रिश्ते को लेकर सीरियस थे ही नहीं, तो मुझे अंदर से इस बात की खुशी हुई कि हम अलग हो गए। मैं मानता हूं कि उस वक्त मैं गलत था अमृता, लेकिन हमने सिर्फ फोन पर ही बात की थी। इस वजह से मैं इस रिश्ते को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं था। अब मैं वो इंसान नहीं रहा। जिम्मेदारियों ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। मुझे महसूस होता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। वाह, बहुत ही बढ़िया। अगर तुम बदल गए हो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। कम से कम अब किसी एक लड़की के साथ वफादार रहना सीख जाओगे। इतना कहकर अमृता वापस पलटी तो बलविंदर ने एकदम से उसके आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली और बोला, मुझे बीते हुए समय में यह एहसास भी हुआ कि मैं तुमसे अभी भी कितना प्यार करता हूं। क्या हमें अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहिए? अमृता के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, मेरे पिताजी के लोग आसपास ही होंगे। एक आवाज लगाने की जरूरत है और वो सब तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के लिए हाजिर हो जाएंगे। अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ दो। बलविंदर की पकड़ उसकी कलाई पर ढीली पड़ गई। अमृता बोली, बहुत अच्छे। अब आगे से कभी मुझसे बात करने की या मिलने की कोशिश की तो तुम्हें सीधे पिताजी से निपटना होगा। इतना कहकर अमृता वहीं दूर खड़ी स्मृति के पास चल दी। बलविंदर अभी भी वहीं खड़ा था। उसने बुदबुदाकर कहा, कोई बात नहीं अमृता, आज नहीं तो कल तुम्हें मैं फिर से अपने प्यार का एहसास करवा कर रहूंगा। अक्षत महल वापस आकर नहा धोकर तैयार हो चुका था। उस वक्त हॉल में थोड़ी चहल पहल थी, क्योंकि बंसी रसोइयों से नाश्ता तैयार करवा रहा था। वे लोग रसोई से प्लेट लाकर उस लंबी मेज को सजा रहे थे। विक्रम शॉल ओढ़े वहीं सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बाकी सब अपने कमरों में थे। उसने अक्षत को वहीं चहलकदमी करता देखकर कहा, अरे वाह, तुम तो जल्दी नहा धोकर तैयार हो गए यार। जी, मेरा लगभग रोज का यही रूटीन रहता है, अक्षत ने कहा। विक्रम हंसकर बोला, सही है, मैं तो अभी आधा घंटे पहले ही जागा हूं। अरे ये क्या? अक्षत ने उसके चेहरे के एकदम से बदले भाव को देखकर पूछा, क्या हुआ मामा जी? विक्रम लैपटॉप की स्क्रीन में नजरें गड़ाकर बोला, मुझे अपने अकाउंट से कुछ पैसे कहीं भेजने थे, लेकिन मेरे पास अभी बैंक का मैसेज आया है कि मैं उनकी साइट पर डायरेक्ट ना जाकर उनके भेजे लिंक से साइट खोलूं, ताकि फ्रॉड होने का चांस कम रहे। यह सुनकर अक्षत का माथा ठनका। उसने वहीं सोफे पर विक्रम के बगल में बैठकर कहा, एक बार मुझे यह मैसेज दिखाइए। विक्रम ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। आगे क्या हुआ? आप डायरेक्टली ही बैंक की साइट पर जाइए। इस लिंक पर जाएंगे तो आपको बैंक की साइट जैसी एक डुप्लीकेट साइट मिलेगी, जहां से हैकर आपके यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है। फिर आपका अकाउंट पूरी तरह से हैक करके कंट्रोल में आ जाएगा। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को फिशिंग कहते हैं, जिसमें डुप्लीकेट साइट्स तैयार करके लोगों को ठगा जाता है। अरे बाप रे, अगर तुम ना बताते तो मैं लिंक के जरिए ही साइट खोलता। ये आजकल ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले बहुत शातिर हो गए हैं, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, विक्रम ने अचंभित होकर कहा। अक्षत मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अब मैंने आपको इनसे सतर्क रहने का सही तरीका बता दिया है। अगर कोई इस तरह की मेल आती है
जिसमें ओरिजिनल साइट पर जाने के लिए मना करके लिंक के जरिए जाने को कहा जाए तो आपको उससे पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। अच्छा है कि परिवार में एक एथिकल हैकर भी है। मुझे खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हो अक्षत। अक्षत बस मुस्कुराकर रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आने से पहले वो जिन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, बाद में उनके साथ आराम से बैठकर बात कर रहा होगा। अभी भी उसके मन में थोड़ी झिझक बाकी थी। उसने सोफे से उठते हुए कहा, ठीक है मामा जी, अब मैं चलता हूं। जरा 1 मिनट रुको अक्षत। विक्रम ने इतना कहा तो अक्षत वहीं ठटक गया। फिर उसने एक पल रुककर आगे कहा, टेक्निकली ये हम सबकी तुमसे पहली मुलाकात है। पिछली बार जब तुम अपने नाना जी के अंतिम संस्कार में अपने माता पिता के साथ आए थे, लेकिन वो मुलाकात उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि गलती किसी की भी नहीं थी। हम नाराज थे क्योंकि तुम्हारी मां यानी हमारी बड़ी बहन उस वक्त गलत लग रही थी। लेकिन समय बीतने के साथ चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। मैं अपनी दीदी से बहुत सालों से नहीं मिला और इस बात का मुझे बेहद अफसोस भी है। मैं जानता हूं कि अमर भाई साहब तुमसे ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन उनके मन में किसी कोने में अपनी बहन के लिए बहुत प्यार है। अक्षत ये सुनकर मुस्कुराकर बोला, ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन काश हम थोड़े बेहतर हालातों में मिल पाते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि महल बिकने के बाद हम में से फिर कोई आपस में मिलने वाला है। इतना कहने के बाद विक्रम को विचारपूर्ण मुद्रा में छोड़कर अक्षत वहां से चला गया। बलविंदर अपनी बाइक के ठीक सामने दोनों हैंडल्स के बीच में मोटी बोरी फंसाकर दुकान तक ले आया था। बाइक को दुकान के सामने खड़ा करके उसने आवाज लगाई, अरे अरविंद, बोरी ले जा भाई। अरविंद दौड़ कर आया और बाइक से बोरी उठाकर दुकान के अंदर ले जाने लगा। उसी वक्त सुरेंद्र दुकान से बाहर आते हुए बोले, ठीक है, अब बस 1 बोरी मैदा और बचा है, तुरंत जाकर ले आओ। बलविंदर हल्का सा चिढ़कर बोला, अरे अब अरविंद को भेज दीजिए ना पिताजी, मुझे महल के लिए भी निकलना है। अमर जी ने आज 12 बजे बुलाया था, 12:30 तो अभी बार बार इस दुकान से उस दुकान के चक्कर काटने में ही हो गया है। सुरेंद्र बोले, हां हां, तो अरविंद तेरी बाइक लेकर चला जाएगा, इतना नाराज क्यों हो रहा है? अरविंद ऑटो से जाकर भी तो बोरी ला सकता है ना। यहीं पटेल बाजार के छोर पर दुनिया भर के ऑटो घूमते तो रहते हैं। अरे तेरी बाइक से चला जाएगा तो क्या दिक्कत है? महल तो यहां से वैसे भी 10 कदम की दूरी पर है, तू पैदल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब तक अरविंद बोरी दुकान के अंदर रखकर आ चुका था। उसने सुरेंद्र की तरफ देखकर हाथों से कुछ इशारा किया। बलविंदर ने यह देखकर पूछा, क्या कह रहा है ये? सुरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, कह रहा है कि चिंता मत कीजिए, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। अरविंद बाइक पर बैठकर बलविंदर के कंधे पर हल्के से हाथ मारते हुए दूसरी दिशा में निकल गया। सुरेंद्र उसके जाने के बाद बलविंदर से बोले, अरे शर्म कर ले थोड़ी सी, उस बेचारे को दौड़ा रहा है यहां से वहां तक। बलविंदर यह सुनकर बोला, अरे वो कोई लाचार नहीं है पिताजी, कस्बे के लगभग हर ऑटो वाले से दोस्ती कर रखी है उसने, फ्री में हर जगह आने जाने की जुगाड़ है उसके पास में। आप उसे इतना लाचार ना समझें, साकारी के सबसे ज्यादा जुगाड़ू लोगों में से है वो। वो तो ठीक है, लेकिन आज तुझे क्या हुआ है? यह सवाल सुनकर बलविंदर सक पका गया। मुझे क्या होगा? सुरेंद्र उसके पास जाकर बोले, अरे बाप हूं तेरा, मुझसे क्या छुपा रहा है? तू ये बात जानता है कि जब भी तेरा मूड किसी बात को लेकर खराब होता है तो मैं उसे 2 सेकंड में भाप जाता हूं। बलविंदर सुरेंद्र से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये महल और दुकान को लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही भागदौड़ हो रही है, इसलिए थोड़ी थकान हो जाती है।
सुरेंद्र ने भौहें तान लीं। उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि बलविंदर के जवाब से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, कहीं ये भूरा की लड़की के बारे में तो नहीं है? सुना है कि वो भी अभी कस्बे में आई हुई है। बलविंदर अब थोड़ा असहज हो रहा था। वो बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, तो फिर ठीक है, आप दुकान पर बैठिए, मैं महल की तरफ निकलता हूं। इतना कहकर वो फर्राटे से अपनी बाइक महल की दिशा में ले जाने लगा ताकि उसे सुरेंद्र की तीखी नजर का सामना न करना पड़े। जब वो मोंटी की दुकान के पास से गुजरा तो मोंटी ने उसे देखकर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बलविंदर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बाइक ढलान के नीचे उतारता हुआ ले गया। चाय तैयार करता धीरू ये देखकर हंसते हुए बोला, ये लो, बिल्लू भैया तो अभी से इग्नोर मारने लगे। मोंटी कुछ सोचकर बोला, अरे उस दिन पार्टी की बात बोल दी थी ना, इसलिए शायद जानबूझकर सीधे चला गया। कोई बात नहीं बिल्लू भाई, पार्टी तो हम लेकर ही रहेंगे महल बिकने की। बिल्लू तब तक महल के विशाल लोहे के गेट के सामने पहुंच चुका था। सत्तू ने दरवाजा खोलते हुए कहा, जल्दी आओ बिल्लू भैया, तुम्हारा इंतजार हो रहा है अंदर। पहले से ही चिढ़ा बलविंदर भड़क कर बोला, तो फोन किस लिए रखे हो बे, बता नहीं सकते थे? संतू ने दांत चिरियाते हुए कहा, अरे भैया, जब से अपना सामान लेकर महल के सर्वेंट क्वार्टर में रहने आए हैं तब से जिंदगी हराम हो गई है। बीवी सारा टाइम फोन करके परेशान किए रहती थी, इसलिए अब फ्लाइट मोड ऑन रखता हूं ज्यादातर। अब जल्दी से महल बिकवाइए ताकि हम लोग भी अपने अपने घर जाकर चैन की नींद सो पाएं। बलविंदर बोला, अरे देखते हैं यार, इन सब चक्करों में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और तुम काहे शिकायत कर रहे हो बे? इतना बढ़िया पैसा कहीं और मिलेगा पहरेदारी का? यह सुनकर सत्तू डरते डरते बोला, भैया पैसा वैसा तो ठीक है, लेकिन रात में बड़ी हालत टाइट रहती है। अब हमें भी पता है कि तांत्रिक देवेंद्र ने बहुत बढ़िया से राजा जी के भूत को तीसरी मंजिल पर कैद किया है, लेकिन महल के इतने पास रहने में डर तो रहता ही है ना। अब थोड़े दिन और सह लो, 4 पैसे ज्यादा ही कमा के ले जाओगे। भाभी जी के लिए गहना बनवा लेना, खुश हो जाएगी वो। अच्छा अब चलते हैं, बकैती बाद में कर लेंगे। इतना कहकर बलविंदर महल परिसर के अंदर अपनी बाइक को उसी दिशा में ले गया जहां अमर और विक्रम ने अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी थी। वहां बाइक लगाकर वो तुरंत महल के मुख्य द्वार से अंदर आ गया। बलविंदर से मिलने के बाद अमृता का मूड भी थोड़ा खराब हो गया था। वो स्मृति के साथ अपने घर की तरफ आ चुकी थी। घर के दरवाजे के बाहर ही टीकम और कुछ पहलवान खड़े आती जाती लड़कियों को निहार रहे थे, लेकिन अमृता को आते देखकर एकदम से शांत होकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। स्मृति वहीं ठिठक कर अमृता की तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं चलती हूं, तो उस बारे में ज्यादा मत सोचना। अमृता कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर हिला दिया। उसके बाद स्मृति अलग निकल गई और अमृता घर के अंदर आ गई। उसने दहलीज के अंदर कदम ही रखा था का अगला भाग कि टीकम सिर्फ हंसकर प्रतिलिपि तंबाकू FM पर। खाकर खराब हो चुके दांतों का प्रदर्शन करते हुए बोला, भाग 16। अमृता जी, ये आप अमर ने अक्षत से पूछा, आपसे किस बारे भूरा? में ना सोचने को कह रही थी? तुम्हें अमृता भूरा ने यहाँ तक जबरदस्ती छुड़वाया? की नकली मुस्कान चेहरे पर उसे लाके पता था कहा, कि तुम कौन हो? टीकम जी, जी, आपको मैंने नहीं उन्हें लगता उनके कि घर पर आप बता मेरे दिया था कि मैं मामले में कौन कुछ हूं। ज्यादा ही दखलंदाजी करते सबके हैं। चेहरे से ये हवाइयां सुनकर उड़ रही एक पल थीं। पहले मुस्कुराते हुए टीकम अक्षत का जानता एकदम था से मुंह कि बन गया। ऐसा क्यों था, अमृता लेकिन विशाल सीधे घर के और अंदर कनका गई अब तक और ये सीढ़ियां बातचीत चढ़कर समझने की अपने कोशिश ही कमरे कर की रहे तरफ थे। जाने लगी। अक्षत ने आगे कहा, आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए। देखिए, मैं आदि जानता हूं ललिता कि ने आप उसे सबका देखकर ऐसा कहा, रिएक्शन क्यों है। अरे बेटी, मुझे तू भंवर वापस सेन आ और भी गई? भूरा के बारे में पता है। बता क्या बना तू अमर मेरे ने लिए? गंभीर होकर कहा, अमृता बेमन से बोली, बेहतर होगा कि कुछ इस नहीं बारे माँ, में मैं बाहर हम अभी से कोई स्मृति बात के ना साथ करें। खाकर आई हूँ। शांति से अपना अभी खाना कुछ खाते भी हैं। खाने का मन नहीं है। अमर की बात ठीक है सुनकर बेटा। अक्षत भी चुप हो तू गया। थकी थकी भी लग रही वो है। खुद भी ऐसी जा कोई बात कमरे नहीं में करना जाकर चाहता आराम था कर ले। कि वहां बैठे लोग असहज हो जाएं।
अमृता तुरंत अपने कमरे में बंसी गई ने माहौल को हल्का और करने के एकदम लिए से कहा, बिस्तर पर गिरकर अरे कमरे की तुम छत को लोग तो निहारने खाना लगी। ही नहीं खा रहे, जल्दी जल्दी खाओ। इतने समय विक्रम बाद हंसकर बोला, बलविंदर अरे को खा सामने रहे हैं देखकर बंसी काका, वो अंदर से आप हिल तो गई थी। एकदम पीछे ही पड़ जाते हो। उसके मन के किसी कोने में आप अब भूल बलविंदर गए के कि लिए कुछ बचपन नहीं था। में कैसे आपके पीछे लेकिन उससे पड़कर हुई खाना बहस के खिलाया बाद करता था मूड आप तो लोगों खराब को। होना ही था। अमर ये सुनकर बोला, उसने दिमाग को इस मुझे मिशन से याद है हटाने बंसी के लिए काका, जेब और से इस फोन बात की निकाला खुशी भी है और कि आज फेसबुक के दौर पेज में को स्क्रॉल कुछ करने चीजें लगी। वैसी की वैसी ही हैं। इसके तभी बाद एकदम कोई से कुछ नहीं अक्षत का बोला। मैसेज आया। सबने चुपचाप खाना खत्म और किया बताइए और अमृता हाथ जी, धोकर क्या हाल चाल अपने है? कमरे में चले गए। उसका मैसेज रात के देखकर 11 बजे अमृता तक एकदम लगभग से सभी सब लोग कुछ सो भूल चुके गई। थे। विशाल और कनिका उसके चेहरे पर चुपचाप अपने रूम में अनायास से ही निकलकर एक हॉल में आ गए। मुस्कुराहट आ गई थी। विशाल ने धीरे से कनिका से तुरंत पूछा, टाइप करके भेजा, तुम पाउडर लेकर आई हो? पिछली बार कनिका ने अपने हमारे हाथ बीच में पकड़ा बातचीत टेल्कम जिस पाउडर तरह का से डब्बा खत्म हुई थी, विशाल को देते मुझे हुए कहा, लग ही नहीं रहा था कि तुम तुम मुझे वाकई में ये मैसेज करना करोगी। चाहते हो? विशाल अरे ने क्यों नहीं थोड़ा करता? पाउडर हाथ में लिया देखो पास्ट और में फिर जो हमारे अपने परिवारों चेहरे के पर बीच में मलता हुआ, हुआ बोला, उसे ना तुम ये बदल अक्षत सकती हो और खुद ना को मैं। ज्यादा ही स्मार्ट लेकिन समझता उसको है। लेकर अपनी दोस्ती खराब देखा करने नहीं का कि क्या आज डिनर डिनर करते करते वक्त कैसे हम लोगों से मजे तुम ले रहा सही था। कह रहे हो। आज मुझे इसको खुशी है भूत कि के तुम दर्शन ऐसा करवाते सोचते हैं। हो। सब कुछ प्लान अच्छा, के हिसाब से ही वैसे करना, एक बात पूछना अपना दिमाग चाहता मत था। लगाना। क्या कनिका हम कहीं हंसकर बोली, बाहर घूमने जा सकते हैं? वैसे महल भी के बोर एक हो गई कमरे थी में यहाँ, बैठा-बैठा लेकिन बोर अब हो रहा मजा हूँ। आने वाला है। उधर अमृता अक्षत मैसेज अब पढ़कर कपड़े मुस्कुरा बदल ली। चुका था। उसने रिप्लाई एक किया, पीली फुल क्या स्लीव बात टी शर्ट है? और नीला अभी मिले लोअर हुए पहनकर ज्यादा वक्त भी बिस्तर नहीं हुआ पर पेट और के तुम बल मुझे लेटा डेट पर ले जाना चाहते लैपटॉप हो? पर कुछ काम कर रहा था। अक्षत तभी एकदम उसे से बाहर बौखला से गया। कुछ आवाज सुनाई बोला, दी। ठक। क्या कहा? डेट? अरे नहीं नहीं, तुम गलत ऐसा समझ लगा रही हो। जैसे मैं तो बस किसी ने सोच रहा जमीन था पर कुछ कि हम मारा लोग हो। कहीं बाहर हैंग आउट कर सकते हैं उसने या ध्यान नहीं महल दिया में मेरे दो और कजिन भी वापस हैं। अपने काम लेकिन को उनके करने लगा। हिसाब से मेरे साथ घूमना उनके स्टैंडर्ड वापस को से सूट जब नहीं करेगा। ठक ठक की इसलिए आवाज तुमसे आई पूछा। तो वो खींचकर तुरंत बिस्तर से अमृता उठा के दिमाग और में चप्पल पहनते हुए बोला, एकदम से विचार कौंधा। कमाल है मुझे यार। जाने का मन तो है, इधर उधर से लेकिन अजीब अगर आवाजें पिताजी आती को रहती पता हैं चल गया और जब देखने जाओ कि मैं तो अक्षत कोई के मिलता साथ नहीं घूम है। रही हूँ। ये क्या तो चक्कर क्या है? होगा? फिर अचानक से वो तेजी से अपना कमरा छोड़कर बाहर बाहर हॉल में आ कर गया। भेजा। रात का ठीक है, मैं वक्त था, तुम्हारे साथ चलूंगी। इसलिए महल के अंदर के मुझे हॉल अपने की दोस्त रोशनी भी स्मृति काफी से कम फोन थी। करके भी आने के लिए कहना पड़ेगा। सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर अच्छा, सो चुके थे। ऐसा क्यों? अक्षत ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अगर वो साथ रहेगी लेकिन तो घर कुछ से खास आते नहीं वक्त दिखा। मुझसे 10 तरह के तभी सवाल रसोई नहीं से किए जाएंगे। उसे कि वही कहाँ थी, आवाज क्या फिर कर सुनाई रही दी। थी वगैरह वगैरह। ठक ठक। पिताजी तो आज वो किसी बिना काम देर के किए सिलसिले में तुरंत बाहर गए रसोई हैं। की तरफ बढ़ा। रात 11 बजे से महल पहले के नहीं मुख्य लौटेंगे। द्वार के पास होने के सिर्फ कारण माँ को रसोई convince वाले करना हिस्से में पड़ेगा। सबसे और ज्यादा उसके अंधेरा लिए था। मुझे स्मृति की जरूरत वो पड़ी। धीरे धीरे बस ये समझ रसोई लो की तरफ कि बढ़ता स्मृति चला वो जा रहा टिकट है था। जिसके जरिए रसोई के मैं घर एक से कोने बाहर में निकल छुपे सकती हूँ। विशाल ने अक्षत के ये कदमों तो बहुत की अच्छी आहट बात है। सुनकर वैसे हम धीमी आवाज जाएंगे में कहाँ? एक कोई डरावने जगह हो अंदाज तो में बताओ। बोलना शुरू कर दिया, चले जाओ अमृता ने यहाँ कुछ से सोचकर दूर रिप्लाई चले किया। जाओ। मेरे घर से विशाल थोड़ी चेहरे दूर पर सफेद राजा पाउडर आलोक सिंह पोतकर चौक के पास और एक सफेद बर्गर की पतला दुकान है, कंबल ओढ़कर जो नई खुली रसोई है। की स्लैब के नीचे अलमारियों के पास छिपा हुआ था। इसलिए मुझे नहीं पता कि जहां वहाँ मसाले कैसे रखे बर्गर जाते मिलते थे। हैं। बस स्मृति से अक्षत बहुत ने तारीफ दृढ़ता सुनी से थी पूछा, और वो कौन जाने है? की जिद भी कर रही थी। कौन है सोच किचन में? रही हूँ यही उसकी सही मौका आवाज है में उसे डर लेकर का जाने जरा का। भी एहसास ना पाकर विशाल ने अपना माथा पीट लिया। तुम्हारे और घर मन के ही पास मन बुदबुदाया, माफ करना, पता लेकिन नहीं मुझे ये नहीं लगता कि कनिका तुम्हारे कब पिता के अपना काम आदमी शुरू करेगी। हमें साथ देखकर खुश होंगे। अक्षत रसोई अरे में आ इतनी ही पास गया भी था नहीं है, कि 1 किलोमीटर तभी दूर है मेरे उसे घर से। पीछे से किसी की पायल की आवाज पिताजी सुनाई के दी। लोगों की रेंज इतनी छः। भी ज्यादा नहीं है। छः। वैसे तुमने एक बात नोटिस छः। की? हम छुप छुप कर मिलने की प्लानिंग उसने ठीक पीछे उसी तरह मुड़कर से कर देखा रहे हैं, तो उसे जैसे कि कोई एक भी कपल दिखाई नहीं आपस में दिया, करता है। क्योंकि पायल की आवाज अपने लगता फोन है के कि हम भी उसी ऑडियो दिशा में रिकॉर्डर में आगे बढ़ बजाने रहे वाली हैं। कनिका उस लंबी सी अमृता डिनर टेबल के उस वक्त पीछे तक छिपी थी, बलविंदर से हुए झगड़े जहां पर पूरी तरह सब भुला लोग चुकी कुछ थी। घंटे पहले बैठकर उसके खाना खा चेहरे रहे पर थे। छोटी सी मुस्कुराहट कायम छुपे थी। हुए विशाल ने वो मन बोली, ही मन सोचा, मिस्टर अक्षत मालवीय, आप थोड़े वाह ज्यादा बहना, एडवांस नहीं हो रहे इस एकदम मामले में। सही टाइमिंग पर अपना काम अक्षत किया। ने तुरंत लिख बस भेजा, थोड़ा सा बिल्डअप और करेंगे, उसके क्या बाद मुझे नहीं होना अक्षत के चाहिए? सामने आकर उसे ऐसा डराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अमृता ने इसका जवाब
जवाब नहीं दिया। विशाल और कनिका थोड़ी देर उसने अपनी बस जगह लिख छिपे भेजा, रहे, आलोक लेकिन सिंह चौक उन्हें से अक्षत दाएं के तरफ कदमों जाते की ही कोई बर्गर की आवाज दुकान नहीं आएगी। आई। मैं शाम 5 बजे स्मृति के साथ वहां सिर पहुंचकर निकाल कर तुम्हारा इंतजार झांकना भी करूंगी। नहीं चाहते थे, टाइम पर आ जाना, वरना अगर क्योंकि अक्षर घर देख लौटने लेता में लेट नहीं तो होना पूरे चाहिए। किए कराए पर पानी इसके फिर बाद जाता। अमृता ने नेट ऑफ कर दिया तभी अचानक से और विशाल फोन को एक अक्षत तरफ की रखकर
डर से कांपती हुई आवाज सुनाई सुनाने लगी। लेकिन अब उसके देखो, चेहरे पर मायूसी तुम नहीं, जो कोई भी हो, बल्कि मुस्कुराहट मैं थी। तुम्हारा कोई उधर अहित नहीं अक्षत चाहता। ये जवाब बेहतर होगा कि तुम मुझे बिस्तर से परेशान मत करो। एकदम उछलते हुए बोला। भूत प्रेतों की Yes! वजह से डर के मारे मेरी हालत वैसे ही खराब रहती है। तभी उसने देखा प्लीज मुझ पर रहम करो। कि बंसी उस कमरे में विशाल आया। ने अपनी जो हंसी उसकी दबाते ये हुए हरकत सोचा, देखकर थोड़ा यार, चौंक कर बोला, ये अक्षत क्या हुआ वैसे तो बेटा? सबके सामने इतना किस बड़ा बात हीरो से बन रहा इतना था, खुश हो? लेकिन असल में भूत के थोड़े से अक्षत ड्रामे बंसी की को वजह से सामने इसकी देखकर हवा टाइट हो गई। सक पकाकर बोला, किचन अरे कुछ नहीं काका, करीब आए। आप तुम्हें बताइए, अचानक कोई से काम था डराऊंगा। क्या? कहीं बेचारा बेहोश ही ना हो जाए। वो बिल्लू सबके साथ बाहर विशाल बैठा है, एकदम सतर्क था। अमर तुम्हें भी बुला जैसे रहा ही है। अक्षत की चप्पलों की कोई आवाज जरूरी रसोई बात घर करनी के होगी। एकदम नजदीक आ गई। ये वो सुनकर बिना अक्षत वक्त बंसी के गवाए साथ तुरंत हॉल में अपनी आ गए। जगह से अक्षत को खाने की लपकने के लिए डाइनिंग उठा। टेबल से आगे बढ़कर लेकिन तभी और रसोई उसे से हैरान हो थोड़ा जाना पीछे पड़ा, क्योंकि हॉल का वो अक्षत छोटा उससे हिस्सा कुछ आता फीट था, दूर जहाँ मुस्कुराता 3 हुआ खड़ा गद्देदार था। सोफे और विशाल कुछ ने प्लास्टिक नीचे की जमीन की कुर्सियां तरफ पड़ी देखा, रहती थीं। जहां सिर्फ सोफे पर अक्षत अमर की चप्पलें और पड़ी हुई बलविंदर थीं। साथ में बैठे जब उसे कुछ समझ में बात आया कर कि रहे थे। क्या हुआ होगा, तो उसने माधव अपना उस माथा वक्त पीट लिया। बाहर बाग में अक्षत ने डिनर टेबल की तरफ देखकर कहा, विक्रम मैं चिल्लाकर शालिनी और बाकी लोगों की सावित्री नींद नहीं खराब वहीं करना इर्द चाहता, गिर्द बैठे थे। इसलिए तुम प्लीज मुझसे सबकी मेहनत बिना नजर करवाए एक साथ सामने आ जाओ उस तो अच्छा तरफ रहेगा आके कजिन अक्षत सिस्टर। पर गई। कनिका को भी अक्षत पता ने नहीं अमर के चला पास कि पहुंचकर ये पूछा, एकदम से क्या हुआ। आपने मुझे वो बुलाया बेमन मामा से जी? उठी और अक्षत से पूछा, अमर ने बलविंदर तुम्हें की कैसे तरफ पता चला इशारा करके कि हम कहा, लोग तुम्हें डरा रहे हाँ थे? अक्षत, इनसे मिलो, इनका नाम अक्षत है बोला, बलविंदर अरोड़ा। तुम लोगों ने महल बहुत की अच्छे डील से इनके ही मेरे जरिए हो साथ रही है। भूत वाला प्रैंक करने की कोशिश की, अक्षत को लेकिन देखकर मुझे नहीं लगता कि बलविंदर दुनिया उठ का खड़ा कोई भी भूत और हाथ इंसान के बढ़ाता साथ हुआ ऐसी बोला, बकवास करेगा। आप मुझे जब बिल्लू विशाल भी ने कह सकते हैं। बॉलीवुड फिल्मों की स्टाइल यहाँ में सारे लोग चले मुझे जाओ इसी नाम चले से जाओ बुलाते बोलना शुरू किया, तभी मेरी हंसी अक्षत नहीं रुक उससे रही हाथ थी। मिलाते हुए लेकिन बोली, फिर तुमने रिकॉर्डेड पायलों की अरे, आवाज बजानी मैं शुरू सुबह करी आपके तो पिता मुझे सुरेंद्र एहसास जी हुआ से मिला था। कि मेरे काफी दोनों अच्छी कजिन्स बातचीत मुझे हुई हमारी। डराने की नाकाम ओह, कोशिश कर मैं रहे हैं। जाकर उनसे इस वैसे बारे तुम्हारे में फोन की पूछूंगा। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अमर ने एक उनकी बार तो मुझे बातचीत लगा को बीच कि में सही में टोककर पायलों कहा, की आवाज आ रही है। मैंने सोचा कि जब तुम इसे लोगों भी ने नया मुझे अपडेट दे दो डराने के बिल्लू, लिए इतनी मेहनत ताकि कर ये ही भी ली उस है, हिसाब से खुद तो को क्यों ना mentally तैयार मैं कर भी ले। झूठ मूठ कर डर जाऊं। अरे हाँ अक्षत जी, मैं जानता था दरअसल कि बात अगर ये मैं है किचन की कि तरफ जो आया लोग महल तो देखने जो भी आने वाले भूत थे, बना छुपा बैठा उन्हें है आने वो में मेरे अभी ऊपर एक जरूर हफ्ता लपकेगा और लग सकता है। इसलिए मैंने चप्पलों क्या? को किचन की तरफ फेंक दिया। उनकी अक्षत आवाज पूरी तरह से सुनकर चौंका। विशाल को लगा कि मैं ही रसोई की तरफ आ गया हूँ। एक वो हफ्ता तो पूरी थोड़ा शक्ति से ज्यादा मुझे हो गया डराने बिल्लू के लिए भाई। बाहर आ गया। मुझे लगा था कि ये एक दो दिन सुनकर में सारा विशाल काम और निपट कनिका जाएगा को समझ में और मैं नहीं वापस आया दिल्ली कि निकल वो लूंगा। आगे क्या बोले। अक्षत हम अंगड़ाई सबको लेते भी हुए यही बोला, लग रहा था। वैसे मुझे कहना अमर ने पड़ेगा कहा, कि तुम लोगों लेकिन का अफसोस शाम कि वाला प्रैंक अमेरिका में अभी हरिकन वाले से आने की ज्यादा वजह अच्छा से था। जब इंटरनेशनल तुमने तीसरी फ्लाइट्स को मंजिल पर उस लगे समय के लिए गेट रद्द की कर दिया सलाखें गया। हिला के रख दी थी। और इसी वजह से मुझे अभी जो तक लोग नहीं दिल समझ के में लिए आया आने कि वाले वो थे, तुमने कैसे किया फिलहाल नहीं आ सकते। और अब मुझे हम दिमाग लोगों को पर थोड़ा ज्यादा और जोर समय नहीं देना डालना। पड़ेगा। बस इतना समझ वहीं लो बगल में कि मैं बैठे इन सब विक्रम छोटे ने मोटे उससे पूछा। हॉरर प्रैंक से डरने वाला वैसे नहीं हम लोगों क्योंकि के मैं पास तो आखिर बिजनेस इंसान संभालने हूँ के लिए लोग जिसे हैं। तुम आत्मा जैसे लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा पर दिन रुकने यकीन की दिला वजह से सकते हो। कहीं अच्छा, तुम्हारे काम पर तो कोई अब असर बहुत नहीं रात हो पड़ेगा। गई है, बेहतर होगा कि हम सब सो जाएं। जी गुड नाइट। ऐसा कुछ खास असर तो नहीं पड़ेगा। जाते हुए लेकिन वो अगर काम एकदम से जल्दी हो रुककर जाता विशाल की तो तरफ ज्यादा देखकर अच्छा बोला, रहता। एक बात खैर और, प्राकृतिक आपदाओं पर मेकअप तो में किसी थोड़ा का वश और नहीं एफर्ट है। डालना क्या चाहिए कर था सकते विशाल। हैं? अक्षत सिर्फ एक ऊपर सफेद ऊपर से कंबल खुद को और चेहरे पर अपसेट सफेद दिखाने पाउडर का पोत लेने से भरसक आजकल के प्रयत्न बच्चे कर भी नहीं रहा था। डरते। लेकिन किसी बी अंदर ग्रेड ही फिल्म की अंदर सी उसे ग्रेड इस बात की भूतनी का खुशी मेकअप थी भी इससे अच्छा कि अब होता है। उसे अमृता के साथ विशाल पूरी ज्यादा तरह वक्त से बिताने के लिए कसमसा मिल कर रह जाएगा। गया और अक्षत मुस्कुराकर अपने बलविंदर कमरे ने की पूछा, तरफ बढ़ गया। अच्छा है कि आप उसके सब जाते ही ज्यादा कनिका समय तक विशाल रुकने पर के लिए बरस तैयार पड़ी। है। वैसे एक बात तुम्हें बताइए, क्या जरूरत थी शाम को उसके इन साथ प्रैंक एक दो करने दिन की? के अंदर तुम्हारी वजह आप से में उसे से पता किसी चल को गया कुछ कि ये भी अजीब एक तो प्रैंक नहीं है, लगा ना? वरना वो पक्का अजीब? डर जाता। मतलब विशाल अमर खींच कर ने बोला, पूछा। पागल हो क्या? अरे मेरे मैंने कहने शाम का के वक्त मतलब कोई उसके साथ कोई प्रैंक व्रैंक भूतिया नहीं किया। घटना। मतलब क्या? वैसे तो मुझे यकीन ही नहीं है। कनिका कुछ लेकिन सोचकर जब बोली, इतनी अफवाहें फैली हुई हैं तो मुझे तो लगा फिर कि अक्षत एक बार किस आप बारे में सबसे बात पूछ कर रहा लेता हूँ। था? अमर गेट को की उस सलाखें हिलने के अपना बारे वो में? भयानक सपना याद आ गया। विशाल ये जो कि सुनकर उस बोला, वक्त उसे जरूरत से ज्यादा वैसे
लग रहा मैं था। जब तीसरी मंजिल वो पे लंबा था साया तो मुझे और भी उसकी कुछ अजीब सा भयानक लगा था। पीली आंखों के बारे वहां में कुछ सोच ठीक कर ही नहीं है। उसके शरीर में कनिका ने सिहरन सी दौड़ गंभीर रही होकर थी। पूछा, ओह, तो तुम्हें वो लगता उस है कि बारे में राजा सोच ही आलोक रहा सिंह था की आत्मा वाली कि थ्योरी अक्षत ने हंसते हुए वाकई कहा, सच्ची है? आप भी कहां क्या इस किसी दौर में तांत्रिक भूत ने प्रेत की वाकई बातें उस कर रहे आत्मा हो को बिल्लू तीसरी भाई? मंजिल पर कैद कर रखा हाँ, है? ये जरूर है कि विशाल ऊपर ने तीसरी ऊपर मंजिल की पर तरफ जाती थोड़ा सीढ़ियों अजीब सा की ओर सन्नाटा देखा, पसरा हुआ है, जो कि लेकिन रात इसका के मतलब समय ये नहीं थोड़ी कि वहां डरावनी राजा लग रही आलोक थी। सिंह की आत्मा कैद है। बोला, मुझे नहीं पता। अब मैं कोई बस भी खुश जगह हूं कि हम इतने समय इस तक अजीब वीरान जगह पर रहेगी ज्यादा तो दिन उसके के लिए बारे में नहीं 10 है। तरह की बातें तो फैलेंगी ही ना। ऐसी आगे क्या हवेलियों हुआ? और महलों में डर लगने का एकमात्र कारण सिर्फ सन्नाटा ही होता है, भूत नहीं।
मुझे तो लगता है कि हमें तीसरी मंजिल वाला गेट भी खुलवा देना चाहिए। ऐसा करने पर यह भूत वाली अफवाह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अमर ने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है, अब तुम ही सारे निर्णय ले लो कि कहां क्या करना है। आगे क्या हुआ? अक्षत थोड़ा सकपका गया। उसने कहा, अरे मेरे कहने का यह मतलब नहीं था मामा जी, मुझे लगा कि। अमर ने उसकी बात काट कर कहा, ऊपर वो लोहे का दरवाजा एक मकसद से लगा है। पिताजी की मौत के बाद जब हमने राज्याभिषेक नहीं कराया तो राजा आलोक सिंह के भूत के लौटने की अफवाह बहुत बढ़ गई थी। बंसी काका को भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी तांत्रिक को बुलाकर तंत्र मंत्र करवाए ताकि अफवाहें एक हद तक शांत हो जाएं और लोग राजा आलोक सिंह की क्रोधित आत्मा के लौटने का दोष राजवंश को ना दें। अब तुम उनकी मेहनत पर पानी फेर देना चाहते हो? अक्षत ने दबी आवाज में कहा, जी मैंने उस हिसाब से नहीं सोचा था। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। तनावपूर्ण माहौल को देखकर बलविंदर भी धीरे उठते हुए बोला, अच्छा मैं चलता हूं, आप लोगों को बस यही खबर देनी थी, आगे कुछ अपडेट मिलेगा तो बताऊंगा। इतना कहकर वो मुख्य द्वार से तेजी से बाहर निकल गया। अक्षत भी सिर झुकाए अपने कमरे में बस खबर ही देखते रहेंगे, ये नहीं कि बालकनी में आकर बीवी की कुछ मदद ही कर दें। ये सुनकर आशुतोष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई और वो अपनी जगह से उठा और बालकनी में जाकर वीणा को अपनी बाहों में भर लिया। वीणा शर्माकर बोली, अरे छोड़िए जी, जवान बच्चों के बाप हो गए हैं और हरकतें अभी भी 25 साल के आशिक वाली। आशुतोष ने कहा, अरे बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, दिल तो जवान होना चाहिए। अपनी बीवी से प्यार जताना कोई गुनाह है क्या? याद नहीं कैसे भगाकर लाया था सकारी से दिल्ली तक। वीणा पहले तो मुस्कुरा दी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। वो बोली, मैं इतनी सारी बुरी यादों को पीछे छोड़कर आई थी। पिताजी की मौत से लेकर भाइयों के हाथों हुआ तिरस्कार सब देख लिया और मेरे बच्चे को वहीं जाकर रहना पड़ रहा है। कहीं हमारे भूतकाल का असर उसके वर्तमान पे ना पड़े। आशुतोष उसके कंधे पर हाथ रख कर बोले, तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो वीणा। हम यहां अक्षत की बात कर रहे हैं जो पुलिस के साथ मिलकर केस सॉल्व कराता है, उसे भला क्या हो सकता है। वीणा आगे कुछ कहती उससे पहले ही उनके दरवाजे की घंटी बजी। आशुतोष आगे बढ़कर बोले, मैं जाकर देखता हूं कि कौन है। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने एक लंबा चौड़ा स्मार्ट सा दिखने वाला गंजा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने सादी सी पूरी बाह की सफेद रंग की शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। उसकी उम्र 35 से थोड़ी अधिक लग रही थी और वो दोनों हाथ आगे आपस में गूंथकर सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ था। आशुतोष के दरवाजा खोलते ही उसने मुस्कुराकर पूछा, नमस्कार, क्या अक्षत मालवीय जी घर पर हैं? आशुतोष ने कहा, जी नहीं, मैं उसका पिता हूं, आशुतोष मालवीय। कहिए क्या काम था? ओह, वो कहीं बाहर गए हैं क्या? दरअसल मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हूं जो एथिकल हैकिंग का कोर्स सिलेबस में जोड़ना चाहते हैं। अक्षत जी के बारे में मुझे एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी से पता चला जिसके लिए उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है। उनसे मुझे पूछना था कि वो पढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। हमारी कोचिंग उन्हें बहुत अच्छी सैलरी दे सकती है, वे करोड़ों कमा सकते हैं। क्या? आशुतोष के साथ वीणा के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने आगे बढ़कर कहा, वो तो यहां नहीं है। दरअसल कन्नौज के पास सकारी जिला है जहां हमारा पुश्तैनी महल है। वो अब बिकने वाला है, वो उसी सिलसिले में सकारी गया हुआ है। आप चाहें तो मैं आपको उसका नंबर दे देती हूं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वीणा ने उस व्यक्ति को नंबर बताया। उस व्यक्ति ने अपने फोन में सेव करके बोला, ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, हम लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति तेजी से वहां से चला गया। घर से अच्छी खासी दूरी पर जाकर एक संकरी सी गली में रुककर उसने किसी को फोन मिलाया।
दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ, कुछ पता चला? गंजा व्यक्ति बोला, लड़के का पता चल गया है बॉस, वो सकारी में किसी महल में रुका हुआ है। सकारी? वो तो भूरा का इलाका है ना? मैं उससे पूछता हूं इस बारे में। तुम भी सकारी जाने की तैयारी करो, इस लड़के की कब्र हम वहीं खोदेंगे। ठीक है बॉस, मैं भी सकारी जाने की तैयारी करता हूं। इतना कहकर उस गंजे व्यक्ति ने फोन काटा और तेजी से आगे बढ़ गया। शाम के 4:30 बजते ही अक्षत उत्साहित होकर तैयार हो गया था। उसने अपने बैग से 3-4 कपड़े निकालकर बिस्तर पर डाल दिए और फिर उनमें से सही कपड़े ला। तैयार होने में इतनी मेहनत तो आज तक नहीं की जितनी अभी करनी पड़ रही है। सब सही से हो जाए और क्या चाहिए। जैसे ही वो हॉल में आया तो ठीक सामने अमर को देखकर एकदम से ठिठक गया। अमर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या अक्षत? अक्षत बोला, जी वो मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त यहीं पे पास में रहता है, बस उसी से मिलने जा रहा था। अब अगर अगले हफ्ते भर के लिए यहां रुकना है तो महल में बैठे भी तो नहीं रह सकते ना? सही कहा तुमने, अमर ने कहा। वैसे दोपहर में जो मैंने कहा, अक्षत बात काट कर बोला, मैंने उसका बुरा नहीं माना मामा जी। इनफैक्ट अगर आप याद ना दिलाते तो मैं उस बात को भूल ही गया था। अमर ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे इतने लोगों के सामने तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, कभी कभार छोटों को डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा मैं चलता हूं, सर्दी का वक्त है और जितनी जल्दी निकलूंगा उतनी जल्दी वापस भी आ पाऊंगा। इतना कहकर अक्षत वहां से तेजी से महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़े अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, वीणा ने अपने कहो तो माधव के साथ तुम्हारे लिए भी चॉकलेट लेता हूं। यह सुनकर विशाल का मुंह बन गया, लेकिन अक्षत के वहां से जाने के बाद कनिका अपनी हंसी नहीं रोक पाई। विशाल उसकी तरफ देखकर बोला, यार तुम उसकी तरफ हो या मेरी? कनिका अपनी हंसी पर काबू करते हुए बोली, तुम क्यों उससे जानबूझकर पंगे लेते हो जब पता है कि नहीं जीत पाओगे उससे? इस पर विशाल बोला, अरे मैडम, एक प्रैंक फेल हो गया तो क्या, इसका मतलब यह नहीं कि हम लूजर साबित हो गए। वक्त आने दो, इस अक्षत मालवीय को सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी विशाल सिंह नहीं। अब आसमान हल्का नीला हो चुका था। सूरज की रोशनी धूमिल पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से बाजार बत्तियों से रोशन होने लगे थे। आगे क्या हुआ